हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए दो विधियां पढ़ ली हैं। एक है मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि और दूसरी है आय विधि। आज हमारी तीसरी विधि है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि को आय विन्यास विधि या उपभोग निवेश विधि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसका प्रसिद्ध नाम व्यय विधि ही है। ये इसके अन्य नाम है जो बस बता दिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन व्यय विधि या आय विधि या उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि इन्हीं से आते हैं। अब आप सोच रहे हो, ये मैं बात बार बार बता रही हूँ, राष्ट्रीय आय चाहे हम किसी भी विधि से ज्ञात करें, हम ज्ञात करते समय केवल एक समय में एक ही विधि का प्रयोग करेंगे, यानी मिक्स नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे कि इसमें सब कुछ मिला दो। जब आय विधि का प्रयोग करोगे तो केवल आय विधि के एलिमेंट्स आपको चुनने हैं। जब आप उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करोगे तो केवल आपको उसके एलिमेंट्स लेने हैं, दूसरी विधि के नहीं लेने। और जब हम व्यय विधि का प्रयोग करेंगे तो केवल व्यय विधि के एलिमेंट्स यूज करने हैं। तो आपको इनके एलिमेंट जो मैं बता रही हूँ वो वैसे याद करने हैं जैसे हम छोटे बच्चों को काउंटिंग याद करवाते हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है। और विशेष रूप से आय को क्या कहते हैं, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, जो मैंने शुरू में चार कंसेप्ट बताए हैं वो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। तो विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों विधि में से कोई ना कोई एक विधि 99% एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। कभी आय विधि, कभी उत्पाद विधि, कभी व्यय विधि, यानी 99%, 100% की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको ये तीनों विधियाँ बहुत अच्छे से याद करनी है। तो हम बात कर रहे हैं व्यय विधि। तो व्यय विधि के कंपोनेंट्स यानी घटक, इसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम शामिल क्या करते हैं, सबसे पहला है अंतिम उपभोग व्यय, यानी जैसे उत्पाद विधि में कहा अंतिम उत्पादन, आय में हमने क्या कहा अंतिम आय, ऐसी व्यय विधि में हम क्या शामिल करेंगे, अंतिम उपभोग व्यय। तो उपभोग व्यय में हम दो क्षेत्र शामिल कर रहे हैं, एक निजी क्षेत्र और एक सरकारी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में परिवार भी आ जाते हैं, फर्म भी आ जाती है। तो जो भी परिवारों या फर्म द्वारा जो भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करने के लिए जो खर्च किया जाता है उसको इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। और दूसरा जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है वो हम इसके तो अंतिम उपभोग व्यय के दो घटक हो गए, एक निजी अंतिम उपभोग व्यय और दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो दोनों उपभोग व्यय को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निजी अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा एलिमेंट है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, कई बार हम इसकी जगह पे सकल निवेश भी लिख देते हैं। सकल का मतलब ग्रोस, कुल निवेश भी लिख देते हैं, क्योंकि निवेश करने से ही घरेलू पूंजी निर्माण होता है। और ये 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कई बार पूछा जाता है निवेश क्या है, कई बार पूछा जाता है पूंजी निर्माण क्या है। तो देखो बच्चों, मैं कई बार बता चुकी हूँ, निवेश क्या होता है, जो हमारी बचत होती है उसको हम उत्पादन करने के लिए खर्च करते हैं। किसको, अपनी बचत को हम उत्पादन करने के लिए खर्च करते हैं, तो वो निवेश कहलाती है। और जब हम निवेश करते हैं तो नई वस्तुओं का, नई सेवाओं का जन्म होता है, उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। तो ये याद रखना है आपसे, जब भी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से आपसे कोई पूछ भी ले कि निवेश क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए निवेश बचत का वो हिस्सा है जिसे आप नया उत्पादन करने के लिए खर्च कर देते हैं, यानी उत्पादन करने के लिए या पूंजी निर्माण के लिए खर्च कर देते हैं, वो निवेश होता है। जैसे किसान के द्वारा बीजों पर खर्च किया जाता है, पानी पर खर्च किया जाता है या किसी इंस्ट्रूमेंट पर खर्च किया जाता है, तो वो खर्च नहीं, उसका निवेश कहलाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में। क्लियर। जो पैसा दिखावे के लिए खर्च किया जाता है, नहीं बचत का ही पैसा हम किसी चीज़ पर खर्च करते हैं, लेकिन जो उपभोग के लिए खर्च करेंगे वो उपभोग होगा, जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं वो प्रदर्शन होता है। तो इकोनॉमिक्स में हम प्रदर्शन प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ निवेश की बात कर रहे हैं। तो जो उत्पादन करने के लिए खर्च करेंगे
वही निवेश कहलाता है। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण में इसमें हम दो एलिमेंट शामिल करते हैं। एक पहला क्या है, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्थायी का मतलब परमानेंट पूंजी, तो इसमें हम 3 शामिल करेंगे। एक तो क्या, निर्माण पर व्यय, एक मशीनरी पर व्यय और एक हाउसिंग, यानी कि इसको हम निर्माण पर व्यय को 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि घर के द्वारा रिहायशी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रिहायशी क्षेत्र पर खर्च किया जाता है। किसके द्वारा खर्च किया जाता है, परिवारों के द्वारा। और घर क्या होता है, रिहायशी क्षेत्र मतलब घर, आवास, तो वो कैसी पूंजी है, घर की स्थायी पूंजी है। देखो पूंजी कई तरह की होती है, स्थायी का मतलब जो 20, 30, 40, 50 सालों तक आपके पास बनी रहती है। तो घर पर जो खर्च कर रहे हैं परिवार, वो उनकी स्थायी पूंजी है। इसी तरह से फर्म है, वो किस पर खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं जैसे कि मशीनों पर, तो वो उनकी स्थायी पूंजी है। इसी प्रकार से सरकार भी स्थायी पूंजी पर निवेश करती है, जैसे सड़क बनवाने पर, बांध बनवाने पर, पुल बनवाने पर, पार्क बनवाने पर, तो ये सरकार की स्थायी पूंजी है। तो इसके अंतर्गत एक तो एलिमेंट हमने क्या किया, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और दूसरा हमने शामिल किया है स्टॉक में परिवर्तन। कुछ बुक्स में अनुसूची में परिवर्तन, माल सूची में परिवर्तन, इस तरह से भी वर्ड लिख देते हैं, लेकिन सही जो हम यूज करते हैं वर्ड, वो है स्टॉक में परिवर्तन। तो इसका फार्मूला हमने वैल्यू एडिड मेथड में आपको बताया था, अंतिम उत्पादन माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, यानी अंतिम स्टॉक क्या है और प्रारंभिक स्टॉक क्या है। वर्ष शुरू होने से पहले क्या स्टॉक था और वर्ष जब खत्म हो गया तो वस्तुओं का स्टॉक कितना है, इन दोनों का हम डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास स्टॉक में परिवर्तन आ जाता है। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण कैसे निकालेंगे, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। क्लियर। तीसरा एलिमेंट है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, तो शुद्ध निर्यात कैसे निकालेंगे, जो भी देखो हम एक्सपोर्ट को लिखते हैं एक्स और इंपोर्ट्स को लिखते हैं एम। एक्स क्या होता है, वो वस्तुओं और सेवाएं जो हम दूसरे देश को भेजते हैं, ठीक है। और एम का मतलब यानी आयात, आयात क्या होती है, जो दूसरे देश से हम मंगवाते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे हम, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम, तो वो हमारा क्या होगा, शुद्ध निर्यात। क्या होगा, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो तीसरा एलिमेंट हमारा इसमें क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। इन तीनों को हम जोड़ दें, कौन से तीनों को, अंतिम उपभोग, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और तीसरा क्या है, शुद्ध निर्यात। तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीडीपी मार्केट प्राइस, जो कि मैंने देखो हाथ से लिख के दिखा भी रखा है आपको, जीडीपी मार्केट प्राइस। क्लियर। तो जीडीपी मार्केट प्राइस, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो ये टेबल हमें कम्प्लीटली इस बात को दिखा रही है। उत्पाद विधि से जो एलिमेंट उनको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस। आय विधि से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। और व्यय विधि से जोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस। अब इन सब के अंतर्गत हम क्या जोड़ दें, विदेशों से शुद्ध साधन आय। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या जोड़ दिया, विदेशों से शुद्ध साधन आय। जीडीपी मार्केट प्राइस में भी क्या जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और जीडीपी यहाँ पर भी क्या जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तीनों में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी तो जी रहेगा, लेकिन किस में, एन, डोमेस्टिक, इसमें नेशनल में, प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट किस में बदल जाएगा, एनएनपी मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें तीनों में ही क्या निकालना है, एनएनपी मार्केट प्राइस निकालनी है। तो तीनों में यही निकालने के लिए तो हमने शुरू की यूनिट में आपको ये बात समझा दी थी कि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इसमें से घटा देंगे। क्लियर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकाला था हमने, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकाला था, IT माइनस में सब्सिडीज।
तो NIT को घटा देंगे और घिसावट को घटा देंगे। दूसरा चीज़ क्या है, घिसावट, तो घिसावट को भी घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी NNP फैक्टर कोष्ठ, यहाँ पर भी हम घिसावट को और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NNP फैक्टर कोष्ठ। NNP फैक्टर कोष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। तो तीनों एलिमेंट से जो राष्ट्रीय आय आएगी वो आइडेंटिकली इक्वल होगी। आइडेंटिकली इक्वल का मतलब नेशनल इनकम आइडेंटिकली इक्वल, इक्वल में 2 निशान, यहाँ 3 लाइन खींची हैं, तो NY किसके बराबर होगा, नेशनल एक्सपेंडिचर के, और आइडेंटिकली इक्वल किसके बराबर होगा, नेशनल प्रोडक्ट के। तो तीनों ही आइडेंटिकली इक्वल होंगे। यहाँ जो टेबल दिखाई गई है बच्चों, इस टेबल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस दूसरे टॉपिक में करेंगे, क्लियर। तो इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टेबल मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि आपको एक बार ये टेबल एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसके नाम याद करने हैं। आप नाम याद नहीं करोगे तो मैं आपको सुनाती रहूँगी और आप सुनते रहोगे तो आपको सिर के ऊपर से पानी जाता रहेगा। जब तक आप नाम याद नहीं करोगे, GDP क्या है, NDP क्या है, ये मैं बार बार समझा रही हूँ, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर ये आपको याद नहीं हो पाएंगे। ओके, थैंक यू।